आज हम मुख्य कार्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थाओं के मध्य संबंधों पर चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में राज्यों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और आवश्यकताएं सीमित होती थी, लेकिन वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जनसंख्या विस्फोट, क्षेत्र और जन आवश्यकताओं के कारण विज्ञान, विकास और औद्योगिक क्रांति ने जन आवश्यकताओं में अपार वृद्धि कर दी है। और इन समस्याओं को केंद्र या राजधानी में बैठकर हल नहीं किया जा सकता। अतः प्रशासन का विकेंद्रीकरण हुआ और क्षेत्रीय संस्थाओं को देश के दूर दराज स्थानों में स्थापित करना पड़ा। सदर तथा मुख्यालय से हमारा तात्पर्य ऐसे केंद्रीय या पर्यवेक्षक कार्यालय से है जो साधारणतः राजधानी या बड़े शहर में होता है, जहाँ से निर्देश व समन्वय किया जाता है। क्षेत्रीय संस्थाएं वे हैं जो मुख्यालय से दूर स्थित हैं, जिन्हें प्रशासनिक कार्य करने व निर्णय लेने से पूर्व मुख्यालय की आज्ञा लेनी पड़ती है और जो उसके नियंत्रण व निर्देशन में होते हैं। ऐसे कार्यालयों को क्षेत्रीय कार्यालय या मुफस्सिलिस के नाम से जाना जाता है। राजधानी या मुख्यालय से दूर स्थित हजारों क्षेत्रीय कार्यालय सरकार के लिए जनता तक पहुंचने के मुख्य माध्यम है। क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के कारण मुख्यालय या सदर में कार्य की अधिकता इतनी हो जाती है कि क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करना जरूरी हो जाता है। आज के युग में प्रजातंत्र का बोलबाला होने के कारण, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के कारण विकास और योजना के नाम पर जनता की सेवा करना राज्यों का प्रथम कर्तव्य हो गया है। अतः प्रधान कार्यालय से दूर देश के दूर दराज स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलना आम बात हो गई है। तीसरा, आधुनिक युग में प्रजातांत्रिक भावनाओं के विकास के कारण मनुष्य राज्य के कार्यों में अधिक से अधिक रुचि लेता है और वह चाहता है कि राज्य उसके घर के द्वार या तक सेवा पेश करे और यह सुविधा घर बैठे प्राप्त करना चाहता है, जिसके कारण क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना एक जरूरत बन गई है। विज्ञान, संचार एवं यातायात के साधनों के अत्यधिक विकास के कारण क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय से दूर होने पर भी नियंत्रण की दृष्टि से कोई समस्या उत्पन्न नहीं करते। क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लाभ: सरकारी सेवाएं जैसे डाक, तार, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और उद्योग तथा सामुदायिक विकास का संदेश गांव-गांव, गली-गली में पहुंचाने में इन क्षेत्रीय संस्थाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है। मुख्यालय इस प्रकार नीति निर्णय संबंधी मामलों में अधिक समय दे सकता है। स्थानीय जरूरतों का आकलन इसके माध्यम से सरलता से हो जाता है। स्थानीय लोगों की रुचि और सक्रियता का लाभ सरकारी कार्यालयों को मिल जाता है। स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं का उचित समन्वय राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ संभव हो जाता है। जनतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय राज्य सरकार का स्थानीय जनता से सीधा संपर्क हो सकता है। ऐसी क्षेत्रीय संस्थाओं की स्थापना कर केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण दोनों के ही लाभ एक साथ उठाए जा सकते हैं। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच संबंध: पहला, दोनों के बीच संबंध कैसे स्थापित हो। मुख्यालय का इन क्षेत्रीय कार्यालयों पर कितना नियंत्रण हो। क्षेत्रीय कार्यालयों के अच्छे संचालन के लिए उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाए और दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति में क्या किया जाए आदि। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो समय समय पर इन दोनों के बीच में पैदा हो जाती हैं, जिसका निराकरण स्वस्थ प्रशासन के लिए अति आवश्यक है। लेकिन यह नियंत्रण उस सीमा तक सहनीय होगा जिस सीमा तक ये कार्यालय प्रबंध संबंधी स्वतंत्रता की लक्ष्मण रेखा में कार्य कर रहे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। इन क्षेत्रीय संस्थान या कार्यालयों को रोजमर्रा का कार्य संपादित करने के लिए पूरी छूट होनी चाहिए, ताकि अपनी पहलकदमी और प्रेरणा को कायम रख सकें और स्थानीय स्तर पर बेहतर ढंग से नीतियों को साकार रूप प्रदान कर सकें। उनकी सत्ता का स्थानांतरण भी अति आवश्यक है। विकेंद्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत इन क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्धारित सीमा तक निर्णय लेने की पूरी छूट रहती है और सदर कार्यालय तो केवल नेतृत्व प्रदान करता है और राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों में एक रूपता लाने के प्रयास और समन्वय तक ही अपने को सीमित रखता है। सत्ता का उचित हस्तांतरण क्षेत्रीय संस्थाओं के विकास में सहायक रहता है। प्रशासकीय नियंत्रण बनाम कर्तव्यमूलक नियंत्रण: प्रशासन का कार्य दो प्रकार के कार्मिकों, प्रशासकीय और कर्तव्यमूलक, द्वारा चलाया जाता है। प्रशासकीय कर्मियों इकाइयों का कार्य समन्वय स्थापित करना, नियोजन करना, निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण करना होता है। लेकिन कृत्यमूलक इकाइयों का कार्य वित्त, लेखा, इंजीनियरिंग, अंकेक्षण आदि से है। प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में दोनों ही प्रकार के अधिकारी और इकाइयां पाई जाती हैं। प्रशासकीय प्रमुख या उसके प्रधान सहायक के प्रति उत्तरदायी व उसके अधीन होती है। जब किसी अभिकरण में क्षेत्रीय सेवा की शुरुआत हो जाती है
तो उसमें यह समस्या सामने आती कि क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्यालय के कार्यों को अपनाए जाने या क्षेत्र की सभी विशिष्ट इकाइयों को एक क्षेत्रीय प्रशासन या अधिकारी के अंतर्गत रखा जाए। दूसरा, मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालयों पर किए जाने वाले नियंत्रण की क्या तकनीक हो। पहला, मुख्यालय से विशिष्ट कार्य को संपन्न करने की पूर्व में ही अनुमति प्राप्त कर ली जाती है और इसके बाद ही क्षेत्रीय कार्यालय उचित कार्रवाई करता है। मुख्यालय समय समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रगति विवरण या समसामयिक प्रतिवेदन मांगकर इन संस्थाओं पर नियंत्रण रख सकता है। मुख्यालय कार्य करने के नियम, उपनियम आदि बनाकर क्षेत्रीय संस्थाओं को कार्य निष्पादन के लिए बाध्य कर सकता है। मुख्यालय कार्य करने के लिए नियम, उपनियम आदि बनाकर क्षेत्रीय संस्थाओं को कार्य निष्पादन के लिए बाध्य कर सकता है। समय समय पर पूर्व नियोजित तिथियां निर्धारित करके या अकस्मात निरीक्षण द्वारा मुख्यालय क्षेत्रीय संस्थाओं पर प्रभावशाली नियंत्रण रखता है। बजट संबंधी सीमाओं के द्वारा भी मुख्यालय प्रभावशाली नियंत्रण रखता है। निर्धारित वित्तीय सीमाओं में रहकर नियमों के अनुसार खर्च करने के लिए क्षेत्रीय संस्थाओं को बाध्य करके भी प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा सकता है। मुख्यालय समय समय पर भ्रष्टाचार, अनियमितता या गड़बड़ घोटाले की जांच के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों पर नियंत्रण रखने का कार्य कर सकता है। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच आदर्श संबंध। पहला, समय समय पर पूर्व सूचना देकर या एकाएक निरीक्षण द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों की जांच पड़ताल सुधार के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। इससे दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ संपर्क में आएंगे, दोनों के बीच अटूट संबंध है और दोनों का चोली दामन का साथ है। क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के विचारों को भी महत्व देने से उन्हें अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तीसरा, क्षेत्रीय कर्मचारियों में मुख्यालय का पूरा विश्वास होना चाहिए, उनमें केवल पोस्ट ऑफिस ही नहीं समझा जाना चाहिए। मुख्यालय और क्षेत्रीय कर्मचारियों की बारी बारी से अदला बदली की जानी चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे की समस्याओं और अभावों से परिचित हो सकें और एक दूसरे के पूरक बन सकें। विभाग में एक रूपता रखने के उद्देश्य से नियम, उपनियम और परंपराओं पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, दोनों के बीच संप्रेषण और संदेश वहन के सरल तरीके अपनाए जाने चाहिए। नोटिस, सूचना, निर्णय, आदेश, परिपत्र, स्मृति पत्र, आंकड़े, तथ्य और दूसरे पत्र एवं सूचनाएं जल्द से जल्द एक दूसरे को प्रेषित किए जाने चाहिए। मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार आदि के माध्यम से विकास में बाधक अवरोधक हटाए जाने चाहिए। समय समय पर प्रगति विवरण या प्रतिवेदन मांगे जाएं और कर्मचारियों की ओर ध्यान आकर्षित किए जाएं। साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों के अभियोग की तरफ भी मुख्यालय सजग रहे और स्थिति और आदर्श बन सकेगी। मुख्यालय पर आने वाले क्षेत्रीय कर्मचारियों के रहने, ठहरने और उनकी समस्याओं के हल करने के बारे में मुख्यालय का सकारात्मक रवैया रहना चाहिए। मान सम्मान के भूखे क्षेत्रीय अधिकारी उचित वातावरण और प्रशंसा प्राप्त करके संस्थाओं के उद्देश्य की पूर्ति में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। यह हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। मुख्यालय सदैव ये याद रखे कि संगठन का कुशल संचालन उसके बलबूते पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्रीय इकाइयों के योगदान से ही संपूर्ण कुशलता का संचार होता है। दोनों में पूर्ण समझदारी, समन्वय, सामंजस्य, तालमेल और परंपरा सम्मान की भावना ही संपूर्ण संगठन को पूर्ण कुशलता की ओर अग्रसर करने में सहायक होती है। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों का संबंध बहुत ही नाजुक किस्म का होता है, यह हमें सदैव याद रखना चाहिए। लूथर गुलिग ने क्षेत्रीय संगठन के 3 नमूने, सभी उंगलियां, दूसरा छोटी भुजाएं लंबी उंगलियां और लंबी भुजाएं छोटी उंगलियां जो दी हैं, सभी में मुख्यालय और क्षेत्रीय संस्थाओं में किसी न किसी प्रकार का अटूट संबंध है जो शरीर और उसके विभिन्न अंगों के बीच होता है। थैंक यू।